नमस्कार। आइए सुनिए प्यासी नदी उपन्यास का दूसरा भाग। राकेश और निशा से विदा लेने के बाद मैं रास्ते भर उन दोनों के संबंध में ही सोचता चला गया। मुझे उन दोनों के बीच के संबंधों का कोई स्पष्ट आभास नहीं मिल पाया था। इस संबंध में राकेश से बातें करने का समय भी मुझे नहीं मिल पाया था। लेकिन यह तो साफ ही था कि वह उस होटल में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अगर राकेश ने निशा से शादी कर ली होती तो उन दोनों के मध्य जो एक हल्की सी तकल्लुफ़ की दीवार नजर आती थी वह नहीं आती। अगली बार की भेंट में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाने वाली थी, इसलिए मैंने उधर से ध्यान हटाकर अपने काम में मन लगाया। सल्ट का शांत वातावरण और वहाँ के निर्धन मगर सीधे सच्चे ग्रामीणों ने मुझे भरपूर ममत्व प्रदान किया। उन लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों का ज़बरदस्त अभाव था। निर्धनता की कोई सीमा रेखा नहीं थी। पहनने को फटे चीथड़े तक उन्हें मयसर नहीं थे। औरतें बेचारी सारा दिन जंगलों में लकड़ी चुनने का काम करती थीं। थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां बिनकर लाती थीं और कमर तोड़ मेहनत के बाद भी सल्ट के वाशिंदे अधपेट खाकर सो जाते थे। सल्ट में 2-4 पढ़े लिखे लड़के भी गर्मियों की छुट्टियों में आए हुए थे। अल्मोड़ा, नैनीताल और बरेली में पढ़ते थे। चाय की दुकान पर शाम या रात को उनके साथ अड्डेबाजी जमती थी और आसपास के इलाकों और दर्शनीय स्थानों के बारे में चर्चा होती थी। लड़के मेरे नाम से थोड़े बहुत परिचित थे। कुछ यहाँ आ जाने के बाद परिचित हो चले थे। वह मुझसे मेरी और दूसरे लेखकों की किताबें पढ़ने के लिए ले जाते थे और पढ़ने के बाद चर्चा भी करते थे। मुझे बरसों पहले होम्योपैथी की पुस्तकें पढ़ने का शौक़ लग गया था और शौकिया तौर पर लोगों का इलाज करने लगा था। यहाँ भी मैं छोटे मोटे रोगों से पीड़ित ग्रामीणों को सुबह 1-1.5 घंटा देख लेता था, जिसका परिणाम यह निकलता था कि साग सब्जी, बकरी का दूध अथवा गाय के दूध की दही वगैरह लेकर कई देहाती आ जाते थे। मैं उन्हें मना भी करता था, कहता था कि मुझे इतने सारे दूध दही की आवश्यकता नहीं है, पर वे मेरी एक नहीं सुनते थे। सल्ट में लिखाई पढ़ाई और निर्विघ्न भाव से जीने का कुछ ऐसा संयोग बना कि मेरा मन कलकत्ता की गहमा गहमी छोड़कर वहीं बस जाने के लिए लटक उठा। कलकत्ता में पिछले 10 वर्षों से निरंतर रहते चले आने पर भी घनिष्ठता और स्नेह का वह सूत्र कहीं नहीं जुड़ पाया था जो सल्ट में 20 दिन में जुड़ गया। मैं जिस दिन अवकाश में होता था गांव की प्राइमरी पाठशाला में चला जाता था। गोदड़ों में लिपटे भोले और निरीह बच्चों को देखकर मन करुणा से भर उठता था। मदरसे के अध्यापकों की दिशा भी कोई अच्छी नहीं थी। कई अध्यापक मीलों से पहाड़ी रास्ते पार करके आते थे। शिक्षा का कोई भी उल्लेखनीय उद्देश्य यहाँ पूरा होता नहीं दिखाई देता था। आज़ादी के इतने बरसों बाद भी यह भोले भाले लोग अमानवीय जीवन गुजार रहे थे। 40 वर्ष पहले के मुकाबले में वर्तमान ज़्यादा कठिन और कर्कश था, क्योंकि पटवारी और छोटे बड़े अनेक हुक्काम इन भीरू लोगों का रक्त न जाने कितनी तरह से रोज़ ही पीते रहते थे। गांव के ज़्यादातर जवान या तो फौज में भर्ती थे या मैदानों में छोटी मोटी नौकरियां करते थे। उनकी जवान पत्नियां और बच्चे गांव में पूर्ण असुरक्षित और शोषण का शिकार थे। मेरी दृष्टि से मेरा कार्य बहुत संतोषजनक ढंग से चल रहा था कि एक दोपहर को मुझे राकेश का पत्र मिला। यार नरेंद्र, अजीब हाल है तुम्हारा भी। तुमने कहा था कि अगले हफ्ते इधर आ रहे हो। यह भी तय हुआ था कि तुम अपने साथ हम लोगों को 1-2 दिन के लिए ले जाओगे। तुम अपने ठिकाने पर पहुँचे भी या रास्ते में तुम्हें कोई जानवर खा पी गया? लौटती डाक से तुम इधर आ जाओ। अब हम लोग भी जल्दी ही यहाँ से उखड़ने वाले हैं। उम्मीद है खुश खुर्रम होगे और तुम्हारी कागजी लड़ाई चरम पर होगी। निशा से तुम्हारी जो बहस शुरू हुई थी अभी तक वह भी आधे रास्ते पर ही पहुंच पाई है। निशा तुमसे बातें करने को काफ़ी उत्सुक है। बहरहाल तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। तुम्हारा ही राकेश। मैंने पत्र पढ़कर सोचा कि अब मुझे जल्दी ही 1-2 दिन में राकेश और निशा से मिलाना चाहिए। निशा के बारे में बहुत कुछ जानने को उत्कंठित था, लेकिन मेरा उपन्यास जिस गति और स्थिति में था उसे देखते हुए तत्काल जाने में जोखिम यह भी था कि कहीं एक बार मनस्थिति बदल जाने पर वह आधे रास्ते में ही न ठप हो जाए। मंगलवार को मुझे राकेश का पत्र मिला था। मैंने शनिवार अल्मोड़ा जाना तय किया और काम पर लग गया। उसी दिन मैंने राकेश को भी एक पत्र भेज दिया कि मैं शनि अथवा इतवार को उन लोगों से मिलने आ रहा हूँ। मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और इतवार की सुबह अल्मोड़ा जा पहुँचा। राकेश के होटल में पहुँचकर जब मैंने राकेश का द्वार खटखटाया तो निशा ने दरवाज़ा खोला। वह स्लीपिंग गाउन में थी और उसकी उनीदी आंखों को देखकर लगता था कि वह अभी तक सो ही रही थी। निशा मुझे देखकर मुस्कुराई और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए बोली, आखिर आप आ ही गए। मैंने तो समझा था कि आप शायद ही आएँ।
जिस काम को लेकर आप वहाँ देहात में पड़े हैं, पहले यह बतलाइए कि अभी तक वह पूरा हुआ या नहीं। और हाँ, पहले आप अंदर तो आ जाइए। कमरे में घुसते हुए मैंने कहा, काम कभी पूरा नहीं होता निशा जी। कभी बीच में कोई जगह ऐसी आ जाती है जहाँ हम पड़ाव समझकर थोड़ी देर ठहर जाते हैं। बाकी तो चलते रहो ही हमारा धर्म होता है। देखी हुई ना वही लेखक वाली बात। मैं आपके काम की बात पूछ रही थी और आपने ज़िंदगी की फ़िलॉसफी बतानी शुरू कर दी। मैं जीवन और लेखक को दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाली चीज़ नहीं मानता हूँ। आखिर लिखना भी तो ज़िंदगी के समांतर ही चलता है। बिल्कुल सही कहते हैं आप। यह बातें तो होती ही रहेंगी। चाय पिए पहले। यह कहने के साथ ही वह उठी और उसने स्विच के साथ बोर्ड पर लगा बटन दबा दिया। मैंने कमरे में इधर उधर खोजी निगाहों से देखकर पूछा, राकेश दिखाई नहीं पड़ रहा? कहीं चला गया क्या सुबह सुबह ही? हाँ, परसों उन्हें एकाएक आगरा जाना पड़ गया। टेंडर सबमिट करने की कल अंतिम तिथि थी और स्वयं जाए बिना वह काम समय से पूरा नहीं हो सकता था। जाते जाते वह कह गए हैं कि आप आएँ तो आपको मैं जाने न दूँ। आज शाम तक उनके आने की आशा है। तो पंछी मेरे आने से पहले ही उड़नछू हो गया। क्या बतलाऊँ मैं, ऐसा फंसा कि चाहकर भी तुरंत नहीं आ पाया। कोई चिंता न करें, आपके दोस्त आज शाम तक यहाँ पहुँच ही जाएंगे। निशा उठते हुए बोली और बाथरूम चली गई। वह लोटी तो बहरा खड़ा ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहा था। निशा ने उससे चाय, ऑमलेट और ब्रेड लाने को कहा और मेरी ओर आंखें उठाकर बोली, आप जहाँ रह रहे हैं कैसी जगह है? आपका मन खूब लग गया लगता है वहाँ। कितनी आबादी है? कैसे लोग हैं? जगह तो मामूली है, वही कच्चे झोपड़े हैं, मगर उन लोगों के बीच रहने से मन को गहरा सुख मिलता है। आबादी भी कोई खास नहीं है, थोड़े से घर हैं, लेकिन उनका जीवन संघर्ष बहुत बड़ा है। उन्हें देखे बिना आप यह नहीं जान सकती कि हम किस प्रकार की व्यवस्था में जी रहे हैं और बेजुबान आदमी के साथ कितना घटिया सुलूक किया जा रहा है। लगता है जैसे कहीं कोई संतुलन ही नहीं है हमारी दुनिया में। तराजू के दोनों पलड़ों में जमीन आसमान की दूरी है। यही क्रम जारी रहा तो मुझे नहीं लगता कि कभी दोनों पलड़े समस्थिति में आ पाएंगे। मैं हमेशा बड़े बड़े नगरों में रहा हूँ। विषमता और दैन्य वहाँ भी कम नहीं है, पर आदमी अस्तित्व को बचाने के लिए थोड़ा बहुत चालाक भी हो गया है। लेकिन इन देहातों और ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों की हालत तो बयान के बाहर है। फिर सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि किसी के दिल में भी सच्चाई को जानने की रत्ती भर इच्छा नहीं है। जो भी जैसे भी चल रहा है उसे मानो प्रत्येक स्तर पर स्वीकृति मान लिया गया है। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन लोगों का जीवन। क्या आप उन लोगों को लेकर ही कुछ लिख रहे हैं? नहीं, अभी मैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। दरअसल मेरे लिखने का प्रोसेस यह नहीं है कि जहाँ जो कुछ देखूँ उसे लिख डालूँ। जब हम चीज़ों और स्थितियों से साक्षात्कार करते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में दस्तक देती है और उथल पुथल की स्थिति बना देती है। उस समय हम महज भोक्ता हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की पूर्ण तीव्रता शब्दों से कहीं ऊपर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस अनुभव से अलग हटते चले जाते हैं, अनुभव की स्मृति शब्द के निकट आती चली जाती है और वह अनुभूति का अविभाज्य अंग बन जाती है। इस स्तर पर एक अनुभव की कई दिशाएं, कई डायमेंशंस हमारे सामने होते हैं और इस भावबोध के धरातल पर लिखना आनंददायी भी होता है और सुगम भी। वाह, क्या खूब विश्लेषण किया है आपने। मगर क्या एक समय का अनुभव अगले वक्त में अपनी तीव्रता नहीं खो देता? यह अनुभव की गहराई पर निर्भर करता है, वह आपके भीतर कितना अखंडित बनकर रह सका है और उस अनुभव की रागात्मकता और मानवीय लगाव क्या है। इस संबंध में मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बतलाता हूँ। एक शाम मैं पुरानी दिल्ली की एक सड़क से गुजर रहा था कि मैंने एक स्थान पर भीड़ जुटी देखी। कौतूहलवश मैं भी भीड़ में घुस गया। मैंने देखा एक ट्रक खड़ा था और उसके आगे वाले पहिए के नीचे एक आदमी दबा कुचला पड़ा था। उसकी साइकिल एक तरफ पड़ी थी और एक मैला सा झोला दूसरी ओर पड़ा था। और उस आदमी की मौत से भी बड़ा हादसा यह था कि झोले से निकली हुई एक प्लास्टिक की गुड़िया, 2-3 अमरूद और पीतल का एक कटोरदान लुढ़के पड़े थे। उस आदमी को मैं नहीं जानता था कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसकी दुनिया में क्या ऊंच नीच थी, मगर झोले से बाहर पड़े अमरूद और गुड़िया की बाजू में पड़ा टिफ़िन बॉक्स जो घर वापस लौटने और प्रतीक्षाकुल प्राणियों की कहानी कह रहे थे, उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकता। उसका दर्द मेरे मन में कभी हल्का या झूठा नहीं पड़ा, लेकिन मैंने उस घटना पर कभी कोई कहानी नहीं लिखी। चाहूँ तो कभी लिख ले जाऊँगा। जब मैंने उस घटना को अपने सामने देखा था तो मैं भीतर तक आतंकित हो उठा था और भयावह मनोदशा को छोड़कर मेरे पास कोई शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं थी।
मेरी बात सुनकर निशा एकदम गंभीर होकर कुछ सोचने लगी। बहरा इस बीच चाय नाश्ता रखकर चला गया था। निशा ने मानो नींद से जागकर एक की और मेरी ओर देखकर बोली, वास्तव में आपने भीतर तक हिला देने वाली घटना बयान की है। मैंने किंचित मुस्कुराकर कहा, बहुत मामूली बात है, आए दिन 1000 से कम नहीं होती, लेकिन एक भी मन में ठहर जाती है तो बेचैन बनाए रखती है। निशा ने मेरे लिए चाय बनाकर प्याला मेरे हाथ में थमा दिया। आप ठीक कहती हैं, ये सारी स्थितियाँ साहित्य और कला में जाकर स्थायी हो जाती हैं और कभी पुरानी और झूठी नहीं पड़ती। कालिदास ने जिस 16 वर्षीय शकुंतला का कमनीय स्वरूप अभिज्ञान शकुंतल में आनंद विभोर होकर व्यक्त किया है, जिस रूप की शाब्दिक झलक पाकर महाकवि गेटे तक झूम उठा था, आप सोचिए वास्तविक जीवन में तो वह दादी नानी भी बनी होगी, जरा जीर्ण होकर मृत्यु को भी प्राप्त हुई होगी। मगर कालिदास ने शकुंतला को जो अपरूप सौंदर्य और तारुण्य अपने नाटक में दे दिया है, वह कभी वृद्धावस्था और रोग शोक की दशा में पहुंच सकता है? स्थितियों की शाब्दिक अभिव्यक्ति ही उन्हें शब्दातीत बनाकर भाव जगत में स्थापित रखती है। भाव जगत की बात तो ठीक है, पर आपकी चाय तो ठंडी हो रही है, उस तरफ भी तो कुछ ध्यान दीजिए। निशा ने नाश्ते की प्लेट मेरी ओर सरकाते हुए कहा, इसके साथ मैं पूरा न्याय करने जा रहा हूँ। कहते हुए मैंने ऑमलेट और ब्रेड खाना शुरू कर दिया। नाश्ता खत्म होने के बाद निशा ने कहा, सुना है पास ही घाटी में एक बहुत पुराना मंदिर और गर्म पानी का एक कुंड है, क्यों न हम लोग दोपहर के भोजन से पहले वहाँ तक घूम आए। बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है, आप झटपट तैयार होकर आइए, कहकर मैंने अखबार पलटना आरंभ कर दिया। आधे घंटे बाद निशा नहा धोकर आ गई। उसने गेरुए रंग की साड़ी पहन रखी थी और अपनी वेशभूषा और हाव भाव से वह जोगनी जैसी दिख पड़ती थी। मैंने हंसकर कहा, यह क्या वैराग्य का बाना पहनाई? वैराग्य का भाव मन में जगाने के लिए क्या वेश का कोई योगदान नहीं होता? सुना है कपड़ों के अनुसार मन भी वैसा ही बन जाता है, मगर उसकी ऐसी ज़रूरत भी क्या है अभी? मन की शांति के लिए ज़रूरत तो पड़ती ही है। बातों से नहीं हो पाता कुछ, उसके लिए वैसा बनना भी तो पड़ता है। मैंने उसके गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला पर दृष्टि केंद्रित करके कहा, अच्छा अब चलिए तो सही, वरना पहुंचने में और लौटने में बहुत धूप हो जाएगी। कमरे से निकलते हुए निशा बोली। हम दोनों होटल के बाहर निकलकर चल दिए। सड़क पार थोड़ी दूर चलने के बाद मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता एक पहाड़ी से पूछा तो उसने ढलवान की ओर संकेत करके बतला दिया। मैं और निशा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए घाटी की ओर उतरने लगे। 15-20 मिनट बाद हमें घाटी में मंदिर का शिखर नजर आने लगा। चलते चलते हम दोनों मंदिर के प्रांगण में जा पहुँचे। मंदिर वास्तव में बहुत पुराना था। मंदिर से थोड़ा हटकर एक विशाल जलकुंड था, जिसके जल का स्रोत पृथ्वी से उमड़ता था। मंदिर में कई प्रकोष्ठ बने हुए थे, जिनमें भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। प्रत्येक खंड में घूमते फिरते हम आखिर में कुंड के किनारे पहुंच गए और कुंड से थोड़ा हटकर एक लंबी चौड़ी समतल शिला पर बैठ गए। हमारी तरह ही अनेक सैलानी जोड़े और परिवारीजन अपनी छोटी बड़ी गृहस्थियों को लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। कुछ लोग कुंड में स्नान भी कर रहे थे। मैंने विस्तार में फैली मनोरम घाटी पर नजर डाली। सारी घाटी में अपूर्व शांति फैली हुई थी। मंदिर से थोड़ा हटकर घाटी की गहराई में गायों और भेड़ों के झुंड जहाँ तहाँ फैले हुए थे। पहाड़ी चरवाहों और चरवाहिनों की आकृतियाँ दूर से बहुत छोटी दिख पड़ती थी। हालांकि आकाश साफ और नीलिमा युक्त था, पर कहीं कहीं बादलों के सफ़ेद छोटे छोटे टुकड़े रुई के धुने हुए गालों से नजर आते थे और धीमी गति से तैर रहे थे। ऊपर आकाश में कभी कभी पक्षियों के झुंड भी आवाज़ करते निकल जाते थे। कुल मिलाकर वहाँ का वातावरण बहुत शांत और हृदयग्राही था। घाटी की ओर से अपनी आंखें हटाकर मैंने अपने नज़दीक बैठी निशा पर नज़र डाली। वह गंभीर भाव से बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अपने चिंतन युक्त चेहरे और गैरिक वेश के कारण तपस्यारत पार्वती जैसी लग रही थी। मैंने उसका ध्यान भंग किया। वन्या तपस्विनी चिंतन करते करते समाधि की अवस्था में पहुंच चुकी है। वह खुलकर हंस पड़ी और बोली, मैं और तपस्विनी? भाई क्या किया जाए, तुम्हारे कपड़े और वातावरण दोनों ही योग साधना की याद दिला रहे हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मुझे छोड़कर और कुछ बातें कीजिए, वरना मुझे कहीं अपने आप को लेकर गलतफहमियां न होने लगे। निशा ने मेरी ओर आंखें तिरछी करके अपनी बात कही। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि मैं तो निशा के संबंध में अब तक कुछ भी नहीं जानता।
अगर इतने अकेलेपन और खुशगवार वातावरण में भी कुछ नहीं जान पाया तो शायद कभी कुछ जानने का अवसर मिलेगा ही नहीं। मैंने मुक्त भाव से कहा, अच्छी बात है, मैं अब आपकी प्रशंसा नहीं करूँगा, पर शर्त यह है कि अपने बारे में मुझे कुछ बतलाओ। मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे जीवन में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है जिसे उल्लेखनीय कहा जा सके। हमारे मध्यम वर्गीय समाज में लड़कियों के जीवन में जो सपाटपन होता है, लगभग वही मेरे साथ भी है। निशा ने मेरे सवाल को दरगुजर करने की चेष्टा की।